हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का पूरा मैराथन सेशन डिस्कस करेंगे। इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख के जाइएगा और अपने आप को चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपको आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ होता है? मतलब ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, या राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, या फिर समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है, या समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। ओके, तो ज्येष्ठाधिकार का अर्थ होता है, आपको इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार। ओके, तो ये होता है फर्स्ट आंसर जो है वो सही है। ओके, अगर ऐसा आएगा कि जो मुग़ल हैं वो उनके हिसाब से ज्येष्ठाधिकार का क्या मतलब होता है, या वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वो क्या फॉलो करते हैं, अपने समूह संसाधन को हर एक पुत्रों में क्या कर देते, डिवाइड कर देते थे। ओके, राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ये मुग़ल लोग का रूल्स था। ओके, और उसके अंदर ही ये टॉपिक दिया हुआ था, तो इसलिए मैंने आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता दी है। चलिए देखते हैं 32 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्रोनोलॉजिकली करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनेक्सेशन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? मतलब ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से प्रांत को अपने कब्जे में लिया था, उसको सीरीज़ वाइज बताना है आपको। ओके, तो ये है आपका सीरीज़ ABCD। पढ़ लीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए, इसका जो है ना क्रम वाइज आपको बताना है। तो विंध्य की दक्षिण, अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब, ये इसका सीरीज़ वाइज है। मतलब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने विंध्य का दक्षिण पे कब्जा किया, फिर अफगानिस्तान पे, फिर सिंध और पंजाब पे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आपकी मदद के बिना ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उनको बोलो कि वो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें मैचिंग करना है। तो सैनिक वेतनाधिकारी का मतलब क्या होता है, धार्मिक प्रशम के प्रशासनिक का मतलब क्या होता है, सेना नायक क्या होता है, और नगर क्या होता है, वो आपको बताना है। ओके, तो इसका मैचिंग आपको करना है। इसका इंग्लिश में अगर एक बार देखा जाए, मिलिट्री ऑफ पे मास्टर्स, मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज ऑफ रिलीजन पैट्रॉन्स, मिलिट्री कमांडर एंड टाउन पुलिस कमांडर। इसका मतलब क्या होता है, आपको मैचिंग करना है। ठीक है, पुलिस कमांडर का मतलब होता है कोतवाल। ओके, मिलिट्री कमांडर का मतलब होता है फौजदार। ओके, तो डी का हमको मिल गया। डी का आंसर क्या है, 1, एंड सी का क्या है, 2। इतना देख लीजिए, डी का आंसर 1 और सी का 2 इन दोनों में दिया है। और एक देख लेते हैं, मिलिट्री पे मास्टर्स, जो पे करते हैं उसको क्या बोलेंगे, सूबेदार। ठीक है, उसको सादराज लिखा है ना, वो सूबेदार होगा। तो फिर 1 का हो जाएगा 4th, 1 का हो जाएगा 4th, मतलब ये ऑप्शन नंबर 4th इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4th जो है इसका आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला। निम्नलिखित 2 कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पितरादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाया गया है, या शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय, शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया है। ये आपको बताना है। मतलब जो पितरादुरा है ना, कलर स्टोन, एक कलर स्टोन है, और किसकी वजह से बना है, ये मार्बल एंड सैंडस्टोन के डिप्रेशन से बना हुआ है, ये बताना है सही है या गलत। और शाहजहां यूज दिस इन रेड फोर्ट, और इसका इस्तेमाल
शाहजहां ने रेड फोर्ट में किया है टू एम्फसाइज कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इम्पीरियल कोर्ट। तो देखिए इसका आंसर जल्दी बताइए, ए सही है या बी गलत है? बी, ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है और बी सही है, ए और बी दोनों सही है। तो 34 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ये 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर आप लेसन नंबर 3 या 4 का है ये क्वेश्चन, ओके, तब जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा जो होती है पहले के टाइम पे मौखिक थी। गुरु जो थे वो शिष्यों की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को पढ़ाते थे कि क्या पढ़ाना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? मतलब पहले के टाइम पे देखो मौखिक मतलब जो टीचर्स होते थे वो मौखिक पढ़ाते थे, आवश्यकता के अनुसार बच्चों को पढ़ाते थे, क्लास को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते थे, सब करते थे, सबको साथ में ही पढ़ाते थे। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित था इसलिए ऐसा करते थे, या जो प्रणाली थी वो लचीली थी, या प्रणाली स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल है, या शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते थे। देखो तो ये जो प्रणाली थी जो पहले के टाइम की, वो जो थी ना वो लचीली थी, ओके, एंड प्रणाली जो थी ना वो स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल है। बी एंड सी जो है वो दोनों सही है, ओके। पहले की प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बच्चों को बच्चे के कैपेबिलिटी के अनुसार, बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है इसके अनुसार पढ़ाया जाता था, ओके। जैसे कि अगर हम 5 पांडवों की बात करें, जब वो गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने गए थे तो गुरु द्रोणाचार्य ने पहले पांचों को उन्होंने क्या दिया, देखा, उनका टैलेंट देखा कि किस चीज़ में माहिर है। तो उन्हें पता चला भीम जो है वो गदा में अच्छे हैं, अर्जुन जो है वो धनुष चलाने में अच्छे हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी गई। तो बहुत ही अच्छी बात है ना, वरना अगर अर्जुन को हम लोग गदा सिखाते तो क्या वो कर पाता? नहीं कर पाता ना। बट आज के डेट में हम लोग वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसके अंदर टैलेंट किसी और चीज़ का है और उसे पढ़ाते हम कुछ और ही हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा सही है वही बताना है। शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बढ़ाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई है। ये पूर्ण रूप से सही है। ये भी 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ओके। और उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्धता को धारणा को दर्शाता है। उस टाइम पे ये रूढ़िबद्ध सोच बहुत ज़्यादा थी, तो इस चीज़ को वो दर्शाता है, ओके। तो कौन सा आंसर सही है? ए और बी दोनों ही सही है, क्योंकि जो मोहम्मद तुगलक है ना, तो उन्होंने अपने टाइम पे क्या किया था, जब वो मुग़ल एम्परर थे तो उन्होंने क्या किया था कि नाई को, खाना बनाने वाले को बहुत बड़ी बड़ी उपाधि उन्होंने दे दी थी, जिसके वजह से ना उनकी बहुत आलोचना भी हुई। पर उस टाइम पे ये करना ज़रूरी भी था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत रूढ़िबद्धता हमारे इंडिया में थी। तो ए एंड बी दोनों सही है, और जो बी है वो ए का सही अनुमान लगाता है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 37 वाला। पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणीक्रम व्यवस्था कहलाती है, ओके। मतलब पद, वेतन और टू ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज नोन एज। तो देखो रैंक को फिक्स करने के लिए, सैलरी फिक्स करने के लिए और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए, देने के लिए जो उन्होंने टेक्निक इस्तेमाल की, उस टेक्निक का नाम क्या है? उन्होंने कौन सा सिस्टम स्टार्ट किया था? ओके, मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था, जब्त व्यवस्था या जागीरदारी व्यवस्था। तो देखो जागीरदार तो उसको बोलते थे जिसके पास थोड़ा बहुत ज़मीन वगैरह रहती थी, उसको बोलते थे जागीरदार, राइट। ये कौन सी व्यवस्था है? मनसबदारी व्यवस्था है। पद, वेतन और मिलिट्री का जो उत्तरदायित्व है वो निर्धारित करने के लिए उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट की थी।
चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 38। निम्नलिखित वक्तव्यों और ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी। इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। तो इसमें से कौन सा कथन सही लग रहा है, कौन सा कथन गलत है, वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए, जब ब्रिटिश शासनकाल का टाइम था ना, तो जो हमारे इंडिया में जितनी भट्टियाँ थी वो अनुपयोगी हो गई थी, क्योंकि सबसे क्या कर दिया गया था, भट्टियों का काम छीन लिया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया था। तो बहुत सारी भट्टियाँ जो थी वो अनुपयोगी हो गई थी, राइट। और सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू कर दिया गया था। तो दोनों ही सही है। ओके, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वन इज करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 39 वाला। महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगर सीखने पर जोर क्यों दिया? मतलब लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स को सीखने में जोर क्यों दिया महात्मा गांधी ने? क्योंकि जो क्राफ्ट्स है ये बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा, या फिर ये बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकेंगे। यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। यह गरिमा और आत्मसम्मान की वृद्धि की ओर लेके जाएगा। तो देखो, जो क्राफ्ट्स होते हैं ना, उसको महात्मा गांधी ने क्यों स्टार्ट किया? ओके, तो ये जो है ना, इसका आंसर आएगा, बच्चा जो है सिर्फ क्राफ्ट्स करने से स्वतंत्र नहीं बनेगा, राइट। बच्चे के अंदर तो स्वतंत्रता पहले से ही है, क्लास में बच्चा खुद ही इंडिपेंडेंट होता है, राइट। और आजीविका बच्चा जो है कमाने के लिए हम लोग उसको क्राफ्ट को नहीं सिखाएंगे, हम सिखाएंगे सी एंड डी। क्राफ्ट जो होता है बच्चों को दिमाग से और समझने की क्षमता का विकास करता है, गरिमा और आत्मसम्मान की वृद्धि करता है। सो सी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ओके, चलिए देखते हैं 40 वाला क्वेश्चन। गुलामगिरी जो है नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ज्योतिराव फुले। याद रखिएगा, ज्योतिराव फुले ने ही गुलामगिरी जो बुक है उसको लिखी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 वाला क्वेश्चन। पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन डैश विचारधारा पर आधारित था। तो कौन सी विचारधारा पे आधारित था पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन? ओके, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है उनके लिए आंदोलन किया गया था। तो ये आंदोलन क्या था, किसके ऊपर बेस्ड था? ठीक है, सम्मान देंगे, सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी सम्मान देंगे तथा उस तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देने के रूप में प्रोत्साहित किया गया है। सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। उसके विपरीत हम क्यों करेंगे, राइट। और नए धर्म का उदय को बताना, बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तित्व के लिए सम्मानजनक हो। तो ये भी ठीक ही है कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरे धर्म का उदय को बढ़ावा देना चाहिए, पर ऑलरेडी हमारे इंडिया में बहुत धर्म है तो इसका ये आंसर भी नहीं होगा, राइट। तो सही आंसर है स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर के देने के रूप में प्रोत्साहित किया गया है। जो भी असमानताएं हमारे देश में हैं, लोगों में जो असमानताएं हैं, वो सारे ईश्वर के रूप में ही प्रकट किया गया कि भाई ईश्वर ने ही ये असमानताएं दी हैं, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उस चीज़ से हमें मुक्त होना चाहिए। तो ये जो है पेरियार ने जो गैर ब्राह्मण आंदोलन किया था वो उसके लिए ही था कि जो असमानताएं हैं वो ईश्वर की ही बनाई हुई है, तो हमें उसे मानना चाहिए और जो हमारा सोच है उसे हमें चेंज करना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 वाला। 1906 में सोंग्रम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने, तो सोगम संग्रह जो है ना, संगमा उनकी बगावत क्यों हुई थी? ओके, सिक्किम में ज़मीन के मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया गया,
इसीलिए बगावत हुई, या मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहता था इसलिए बगावत हुई, असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया गया, या फिर त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। जब विरोध किया गया तब जाके बगावत हुई। ओके, चलिए देखते हैं 43 वाला क्वेश्चन क्या है। औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु कर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? Which of the following reason would you give to discuss the decline of the Indian steel and the iron metallurgy under colonial India? ओके, तो कॉलोनियल इंडिया के टाइम पे उसका रेट क्यों गिरा? अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था, या नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने में पाबंदी लगा दी थी। तो कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका भी आंसर क्या आएगा? दोनों ही सही है। ए एंड बी दोनों ही क्या है? सही है, क्योंकि जब नवाबों और राजाओं को हराने का प्रयास किया गया तो फिर इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड से आयात होने लगा हमारे यहाँ पे, जिसके वजह से स्टील एंड लोहा का जो रेट है वो कम हो गया था। ओके, एंड सेकंड क्या है? नए वन कानूनों ने लोगों पर, क्योंकि जो नया वन कानून बन चुका था ऑलरेडी, तो वहाँ पे क्या है? लकड़ी तोड़ने के लिए मना कर दिया गया था। तो ए और बी जो है वो दोनों सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोवाइडेड टू। संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, राज्य को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, समुदायों द्वारा निर्वाह किए जाने वाले जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। ओके, तो संविधान की जो समवर्ती सूची है, मतलब कि जो कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे क्यों उपलब्ध कराया गया है? केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र की क्या जिम्मेदारी है और राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है, उसे बताने के लिए यह समवर्ती जो सूची है वो उपलब्ध कराई गई है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग। तो आपको मैचिंग करना है। अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड दक्षिण अमेरिका। ओके, एंड विश्व की सबसे बड़ी नदी, एंड स्थायी मानव निवास नहीं, और द्वीपीय महाद्वीप। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो अफ्रीका नहीं है, जो ऑस्ट्रेलिया है ना, उसे क्या कहा गया है? आइलैंड कहा गया है। राइट, क्या कहा गया है इसको? आइलैंड कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। मतलब कि सी का आंसर क्या हो गया? 4। राइट, सी का आंसर 4 हो गया। अब देखते हैं सी का आंसर 4 कहाँ है। सी का आंसर 4 कहीं नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले में ही है। मतलब फर्स्ट वाला आंसर जो है वो आपका सही हो गया है। तो इस ट्रिक से भी आपको आपके मैथ द फॉलोइंग के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद चलिए जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पास क्या है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर। राइट, अफ्रीका के पास वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर है जिसका नाम है नाइल। एंटार्क्टिका के पास क्या है? तो एंटार्क्टिका के पास है नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। इसका आंसर तो आपको आता ही होगा क्योंकि एंटार्क्टिका जो है वो पूर्ण रूप से बर्फ़ से ढका हुआ है, जिसके वजह से वहाँ पर ह्यूमन बीइंग का रहना इम्पॉसिबल है। साउथ अमेरिका के पास क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो चुका है सही। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी।
ऑन विच डेज डू द इक्विनॉक्स हैपन इन इंडिया। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल, दिन और रात जो होता है वो इक्वल होता है। तो इंडिया में कौन से दिन को होता है वो बताना है। 31 मार्च से लेकर 31 मार्च एंड 22 दिसंबर, क्योंकि ये इक्विनॉक्स जो होता है 2 बार होता है, ठीक है। 21 जून, 23 सितंबर, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, पता है आप लोगों को। 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसका आंसर आएगा 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 23 सितंबर एंड 21 मार्च। ओके, उस टाइम पे क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है हमारे भारत में। और इक्विनॉक्स टाइम पे क्या होता है, दिन और रात इक्वल होता है, मतलब 12-12 घंटे का होता है। भारत में किन तिथियों पर विषु होता है। चलो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है, लैटिट्यूड। ओके, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल। तो सबसे बड़ा आपको पता होना चाहिए कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। देखो, जो ऐसे ऐसे होते हैं वो होते हैं लैटिट्यूड्स, और जो ऐसे ऐसे होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो सबसे बड़ा जो होता है लैटिट्यूड्स वो होता है इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर जो होता है एकदम स्ट्रेट होता है। इसके बाद वो ऐसे ऐसे राउंड शेप में होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है ना ये लाइन, वैसे वैसे जो लेंथ है उसकी कम होती जाती है। तो आंसर जो है इक्वेटर वो एकदम सही आंसर है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला। इफ़ इट इज़ 6:30 PM इन इंडिया, व्हाट विल बी द टाइम इन लंदन। लंदन में कितना बज रहा होगा अगर इंडिया में 6:30 बज रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखो, हमारा जो इंडिया है ना वो 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो आप 6:30 में से 5.5 घंटा माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लंदन जो है, लंदन में 1 बजेगा। ओके, और हमारा इंडिया 5.5 घंटा आगे है। सो 5:30 + 1 कितना हो गया, 6:30। समझ में आ गया, माइनस करना है आपको। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। बहुत ही इजी था ये तो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बारे में। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इरोजनल वर्क ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मशरूम जो रॉक बनते हैं वो किसके वजह से बनते हैं, रिवर्स, सी वेव्स, या फिर आइस ग्लेशियर्स, या तो विंड। तो ये भी आंसर बहुत ही इजी है, विंड बनते हैं जो मशरूम रॉक होते हैं। ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो रेत पे जब जोर से हवाएं बहती है ना तो मशरूम रॉक की तरह बन जाती है, मशरूम रॉक की तरह बन जाती है। तो विंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू आर करेक्ट। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट्स रिलीफ इज़ हाईली इन इवन। सही है ये तो। इट इज़ अ रीजन विथ न्यूमेरियस हिल रेंज लाइक विंध्यास एंड द सतपुराज। Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, border in the northeast side. The west flowing rivers Narmada and the Tapi flow through this region. तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो आंसर है, देखिए, जो अरावली अगर हिल्स की बात करें तो अरावली हिल्स तो पूरा राजस्थान में पहुंच जाएगा, राइट। और हमें तो सिर्फ पेनिनसुलर की बात करनी है ना। तो पेनिनसुलर जो है वो ट्रायंगल शेप का होता है। तो फर्स्ट तो सही हो गया, ठीक है। बहुत सारे हिल्स भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, घाट है ना, तो जहाँ पे घाट रहेगा वहाँ पे हिल्स तो रहेगा ही। तो विंध्या है एंड सतपुरा है, ये सही बात है। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है। अरावली नहीं है, क्योंकि अरावली जो है राजस्थान में है, तो ये हमारे पेनिनसुलर का हिस्सा नहीं है। और नर्मदा और तापी भी यहीं से जाती है। तो ये तीनों सही है, मतलब ABD इज़ द करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 51 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो रेड फोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। रेड फोर्ट इज़
made of sedimentary rock, whereas the Taj Mahal is made of metamorphic rock. Red Fort is made of metamorphic rocks, whereas Taj Mahal is made of sedimentary rock. Both Red Fort and the Taj Mahal is made of metamorphic rocks. Both Red Fort and Taj Mahal are made of sedimentary rock. तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो रेड फोर्ट जो है ना वो लाल पत्थरों का बना है ना, देखा ही होगा आप लोगों ने। तो ये सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, ठीक है। देखो जो रॉक होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन होता है, नाम ही भूल चुकी हूँ मैं, सेकंड होता है सेडिमेंट्री रॉक, थर्ड होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। एंड फर्स्ट होता है इंडिजीनियस रॉक्स, इंडिजीनियस रॉक्स, ठीक है। इंडिजीनियस तो बहुत सिंपल वाला रॉक होता है। तो रेड फोर्ट का ये सेडिमेंट्री रॉक, और ताजमहल जो है संगमरमर से बना है, और संगमरमर जो है ना वो मेटामॉर्फिक रॉक की वजह से बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ टोटली करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल विंड। सीजनल विंड के बारे में आपको बताना है, ओके। तो देखो ट्रेड विंड्स बोलते हैं उसे, या मानसून बोलते हैं, या वेस्टर्लाइज बोलते हैं, या लैंड ब्रीज बोलते हैं। जब हम लोग सीजनल विंड की बात करेंगे तो सीजनल जो हवा आती है तो उसके वजह से हमारे मानसून में बदलाव आते हैं ना। हम बोलते हैं मानसून, देखो मानसून आ गया, या सीज़न हमारा बदल गया, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे, मानसून बोलते हैं। सीजनल विंड्स मतलब कि मानसून, ओके। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3, 53 वाला हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट टू सर्वाइव द मून। सही बात है। अगर हम लोग स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट नहीं पहनेंगे ना वो लोग, तो जो उनकी बॉडी में से ना पूरे नसें उनकी फट जाएगी, ओके। तो उनको एक स्पेशल टाइप का सूट पहनना ही पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ अ नो एयर प्रेशर ऑन मून एंड ब्लड वेसल्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड बर्स्ट बिकॉज ऑफ द काउंटर प्रेशर, ठीक है। तो वहाँ पे हवा तो होगी नहीं ना, तो फिर काउंटर प्रेशर की वजह से क्या होगा, हमारा जो बॉडी का जो पूरी जितनी भी नसें हैं ना सारी फट जाएंगी। इसीलिए दोनों ही सही है, ठीक है। ए एंड बी इज़ करेक्ट, मतलब कहाँ दिया ए एंड बी, हाँ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ए एंड बी आर ट्रू, बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ये आपको मिल जाएगा 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री डज नॉट गेट कवर्ड बाय द सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी कंट्री को सहारा डेजर्ट कवर्ड नहीं करता। तो देखो लीबिया जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, ओके। ने फिर इसके बाद तुनिशिया भी अफ्रीकन है, माली भी अफ्रीका में ही, राइट। साउथ सूडान जो है ना वो एक अलग कंट्री है, साउथ सूडान, ओके। तो सहारा डेजर्ट जो है उसको कवर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 55 वाला क्वेश्चन। विच मैथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज़ मोस्ट सुटेबल इन द कोस्टल एंड द ड्राई रीजन। तो कौन सा तटीय प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है, ओके। मल्च बनाना, चट्टान बांधना, रक्षक मेखलाएं, या वेदिका फॉर्म करना। टेरेस फार्मिंग, शेल्टर बेल्ट्स, या तो रॉक डाम, या तो मल्चिंग। कौन सा, अगर देखो आप सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को आपको बचाना है तो कौन सा मेथड जो है ना सुटेबल रहेगा कोस्टल एरिया में एंड ड्राई रीजन में, ओके। तो मेरे हिसाब से तो चट्टान बांधना, ओके, चट्टान बांधना भी सही है। एंड रक्षक मेखलाएं मतलब शेल्टर बेल्ट्स। अगर हम शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या, अगर यहाँ पे बहुत सारी मट्टी है तो यहाँ पे ऐसा बेल्ट बना दो, और गांव में ऐसा ही किया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे ऐसे बेल्ट्स बनाते हैं लोग, जिसके वजह से जो मिट्टी है वो एक ही जगह रहती है, बह नहीं जाती है बारिश के साथ साथ, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। जो फर्स्ट वन है
इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और जल्द से जल्द मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and operated by the state and individuals or group of individuals. Amul is a joint sector industry. तो देखिए ये तो 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ओके 9th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है ना वो खुद की होती है और ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, ये गलत है, ठीक है। जॉइंट सेक्टर कंपनी अगर किसी की होगी तो वो खुद की कंपनी होगी और वो लोग मिलके करेंगे ना, स्टेट क्यों उसको हैंडल करेगा, राइट। और अमूल कंपनी जो है वो जॉइंट सेक्टर कंपनी नहीं है। सो ए एंड बी इज फॉल्स, बी इज करेक्ट, ए इज फॉल्स, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, यस बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला। मिल्पा, रोका, लैंडंग एंड द डिफरेंट नेम्स फॉर। मिल्पा, रोका एंड लदाख किसके विभिन्न नाम है, किसी का नाम है ये। तो चावल की किस्में है ये, या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, या अलग अलग मेज़ का नाम है, दालों का नाम है, या फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि है, ये क्या है बताओ। तो ये जो मिल्पा है, रोका है ना, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। मिल्पा हो गया, रोका हो गया, लादंग हो गया, वो है शिफ्टिंग और कल्टीवेशन का नाम। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है चाकसंग कम्युनिटी। जो चाकसंग कम्युनिटी है वर आर who are into terrace cultivation belongs to which of the following states। तो जो चांगसांग कम्युनिटी है ना वो टेरेस कल्टीवेशन करते हैं और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। मिज़ोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर मणिपुर। तो इसका जो आंसर है वो है नागालैंड। नागालैंड से ये चाकसेंग वाली जो कम्युनिटी है वो बिलोंग करती है। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Children in a class refuse to share their food with a particular child as they think he and she is poor and dirty. This is a case of, कौन सा केस है। एक बच्चे अपना टिफ़िन नहीं दे रही है, वो सोच रही कि बच्चा गरीब है, भिखारी है, डर्टी है, गंदा है, इसलिए मैं उसको अपना टिफ़िन नहीं दूंगी। तो ये किस चीज़ की प्रॉब्लम से फेस कर रही है, क्या कर रही है वो उस बच्चे के साथ, अवपीड़न कर रही है, कलंक कर रही है, या भेदभाव कर रही है, या प्रभुत्व कर रही है, कोर्शियन कर रही है, स्टिग्मा कर रही है, डिस्क्रिमिनेशन या फिर डोमिनेंस, क्या कर रही है। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि ये क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। कुछ बच्चों को दे रही है बट कुछ बच्चों को नहीं दे रही है, राइट। तो वो क्या कर रही है, भेदभाव कर रही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 60 वाला। पावर शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज कॉल्ड। तो पावर जो है ना शेयर किया जाता है डिफरेंट ऑर्गन्स को, ठीक है। लेजिस्लेचर को बहुत सारे पावर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है उसको बहुत सारे पावर्स होते हैं, जो जुडिशरी है उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं ना। तो उससे ही क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, या फिर लैटरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्पेक्ट्स ऑफ द मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ओके मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्रीय सरकार के बारे में आपको बताना है। The citizens are allowed to elect their own monarch. People can raise questions about the decisions the monarch takes. Monarch has absolute powers to rule the country. The final decision making power is in the hands of the people. तो इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ओके सो बताइए राजतंत्रीय सरकार का मतलब क्या होता है।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती है, उसे ही क्या कहा जाता है? मोनार्च। मोनार्च का मतलब ही यही होता है कि जो राजा रानी होती है उनके पास पूरे क्या होते हैं? पावर होते हैं, उसी को ही क्या कहा जाता था? मोनार्च कहा जाता था। चलिए देखते हैं 62। निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? मतलब कि बहुत सारे लोगों को हिंदी में क्वेश्चन नहीं समझ में आता होगा, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। गिनिंग मिल इज़ अ फैक्ट्री मीन्ट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स। तो कौन से फाइबर्स के लिए गिनिंग मिल का इस्तेमाल किया जाता है? रेशम के लिए, कपास के लिए, या फिर ऊन के लिए, या जूट के लिए? तो कपास के लिए किया जाता है। ओके, किसके लिए किया जाता है? कपास के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का कपड़ा बाज़ार संसार के विशालतम कपड़ा बाज़ारों में से एक है। ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो ठीक है, सप्ताह में 2 बार क्या लगता है? कपड़ों का बाज़ार लगता है। तो ये जो बाज़ार जो है ना, कपड़ों का बाज़ार एक बहुत विशाल बाज़ार है। तो वो कौन से स्टेट में लगता है, ये आपको बताना है। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। 63 का आंसर क्या आएगा? 63 का आंसर आएगा आपका तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में ही कपड़ों का क्या लगता है? एक बड़ा सा बाज़ार लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 स्टेट्स। तो कावेरी वाटर का ना झगड़ा हो रहा है 2 स्टेट्स के बीच में कि हम पानी लेंगे, हम पानी लेंगे। तो वो झगड़ा जो है किसके बीच में हो रहा है? कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो कावेरी नदी है वो कर्नाटका से होते होते तमिलनाडु जा रही है, और जो कर्नाटका के जो सरकार है ना, वहाँ पे क्या कर दी है? बांध बना के पानी को रोक लेती है। तो तमिलनाडु के पास पानी ही नहीं रहता, तो वो फ़ोन के बोलते हैं कि हमें पानी दो। तो ये भाई साहब जो है मना करते हैं पानी देने के लिए। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, वह उत्तर प्रदेश में कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? मतलब जो खबर लहरिया है ना, एक समाचार पत्र है, तो ये महिलाओं के एक ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है। तो वो कौन से स्टेट से स्टार्ट हुआ? मतलब उत्तर प्रदेश के कौन से प्लेस से? आगरा, चित्रकूट, झांसी या फिर मिर्ज़ापुर? ओके, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ चित्रकूट से। कहाँ से स्टार्ट हुआ? चित्रकूट से। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से ये स्टार्ट हुआ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 12 years old child वर्क्स इन अ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में एक बच्चा 12 साल का जो है वो काम कर रहा है एक फैक्ट्री में। तो कौन से फंडामेंटल राइट का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है? राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट के साथ धोखा किया जा रहा है और बच्चे को फैक्ट्री में भेजा जा रहा है काम करने के लिए? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, या राइट टू इक्वालिटी? क्या हो रहा है बच्चे के पास? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। बच्चे के पास क्या होना चाहिए? एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन ले सकता है। ओके, तो 66 का आंसर क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मौलिक अधिकारों का बच्चे का कौन से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है यहाँ पे? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चे का क्या हो रहा है यहाँ पे? शोषण हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। तो 67 का आंसर क्या आएगा? ए और बी जो है दोनों में से कौन से सही है? तो ए और बी जो है ना वो दोनों ही क्या है? गलत है। ओके, दोनों ही आंसर कैसे हैं? गलत है। ए एंड बी दोनों
गलत। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड द अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। कौन से सिटी में है कॉमन हाई कोर्ट? ओके, तो इसका आंसर क्या है बताइए। ऐजवाल में है, कोहिमा में है, गुवाहाटी में है या ईटानगर में है? तो आपको सबसे अच्छा नाम और सबसे हाई फाई नाम इसमें कौन सा लग रहा है जिसको आप जानते भी होंगे? तो गुवाहाटी का नाम जानते ही है ना आप लोग। इसका इतना नहीं जानते होंगे जितना गुवाहाटी को जानते हो आप लोग, राइट। सो गुवाहाटी इज़ द करेक्ट आंसर। चले देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है द वर्ड दलित मीन्स। ये 6th स्टैंडर्ड के सिविक्स का क्वेश्चन है। दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है ब्रोकन। क्या होता है? ब्रोकन। ठीक है, ये तो आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल प्रिवेंट लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम वर्किंग इन देयर स्टेट्स विच फंडामेंटल राइट ऑफ द वर्कर्स इज़ वायलेटेड। मतलब कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को अन्य प्रदेश में काम नहीं करने देते हैं। ठीक है, मतलब एक राज्य का है और दूसरे राज्य में जॉब नहीं कर सकता है, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या जीवन का अधिकार? तो कौन सा अधिकार छीना जा रहा है? यहाँ पे हो रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। जो भी लोग हैं वो स्वतंत्र ही नहीं है कि कहाँ उनको जॉब करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि आप यूपी के हैं और आपको मुंबई में जॉब नहीं देने जा रहे हैं, नहीं करने दे रहे हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मेरे स्वतंत्र अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सही है कौन सा गलत वही आपको बताना है। हिस्टोरिकल इवेंट्स आर कंटिन्यूस एंड कोहेरेंट। हिस्टोरिकल फोर्सेस आर नीदर लीनियर नॉट साइक्लिकल। तो देखो, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऐतिहासिक घटनाएं जो होती है वो निरंतर और सुसंगत होती है, और ऐतिहासिक बल न तो रेखीय होते हैं और न ही चक्रीय होते हैं। तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है केवल ए। केवल ए। ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं वो निरंतर होती हैं और सुसंगत होती है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। The grand generalizations and the applicability of universal theories to explain the human conditions were questioned under which approach of geography? मतलब बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? ओके, तो रीजनल एनालिसिस या फिर मार्क्सिम्स या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन या तो पोस्ट मॉडर्निज्म। तो 72 का आंसर क्या आएगा पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला। तो प्रथम विश्व युद्ध के विषय में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ए बी सी में से कौन सा सही है? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पे क्या हुआ, जो भी औद्योगिक उत्पादों की मांग जो है ना पैदा हुई, जिसके वजह से आयात में कमी हुई। ठीक है, तो अगर जब भी कोई भी युद्ध होता है ना तो उस टाइम पे हर एक चीज़ की जो डिमांड होती है ना, मांग जो है ना वो बढ़ जाती है और जिसके वजह से आयात में कमी हो जाती है। ठीक है, तो आयात में कमी होने की वजह से बहुत सारे इंडस्ट्री का क्या हुआ, विस्तार हुआ। ठीक है, और बहुत सारे व्यापार समूहों को युद्ध के कारण भारी नुकसान हुआ। ये गलत है, ए एंड बी जो है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 वाला।
पूर्वकालिक रियासतों के श्रेणी के अंतर्गत कौन से राज्य थे? ओके, द कैटेगरी ऑफ ईस्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बताना। जो प्रिंसली स्टेट्स है ना, उसके अंतर्गत कौन से राज्य थे, ठीक है। वे राज्य जिनके शासकों ने भारत में विलय स्वीकार किया, ऐसे ऐसे राज्य थे जिन्होंने क्या किया, भारत में ऐड होना उनको स्वीकार था। वे राज्य जिनके शासकों ने पाकिस्तान में विलय स्वीकार किया था, ऐसे भी राज्य थे जिन्होंने पाकिस्तान में ऐड होना ज़रूरी समझा था। ओके, प्रिंसली स्टेट में। और क्योंकि जो प्रिंस तो होते हैं ना, तो प्रिंस का मतलब जिसमें राजा लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका बहुत सारे जो राजा लोग थे ना, उन्होंने क्या किया, अपने राज्य को इंडिया में मिलाया। और बहुत सारे राज्य थे ना, उन्होंने अपने राज्य को पाकिस्तान के साथ मिला लिया, ठीक है। और जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी ऐसा ही था। जम्मू एंड कश्मीर में भी उस टाइम पे कमल नाम के एक राजा थे, तो वो भी इंडिया के साथ नहीं मिक्स होना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग कंट्री बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रॉब्लम वगैरह हुआ, पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया। फिर कमल जो थे राजा थे, उन्होंने हमारे जवाहरलाल नेहरू से हेल्प मांगी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि उनको बोलो कि हम तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, पर आप एक शर्त आपको माननी पड़ेगी, आपको इंडिया में ज्वाइन होना पड़ेगा। फिर कमल जो राजा थे, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं आप इंडिया में ऐड होने के लिए, विलय करने के लिए रेडी हूँ, आप हमारी सहायता करें और हमें पाकिस्तान से बचा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया बी, जिन्हें प्रशासनिक इकाई के रूप में राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक रखा गया। वे राज्य जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश के रूप में बनाए रखा गया, जिन्हें गोवा, पौंडीचेरी, ठीक है, जैसे कि गोवा और पौंडीचेरी। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 44 का। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ए बी सी जो है ना, बहुत सारे राज्यों ने क्या किया, प्रिंसली स्टेट का मतलब यही होता है, बहुत सारे स्टेट ने क्या किया कि इंडिया में विलय किया, पाकिस्तान में विलय किया, और उसके बाद दर्जा प्राप्त रखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य का दर्जा प्राप्त होने तक उन्हें रखा गया था। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 वाला। और क्वेश्चन ये है कि जो एलप्स माउंटेन है, अरावली माउंटेन है, एप्लिशियन जो माउंटेन है, हिमालय जो माउंटेन है, यूरल एंड वॉस्जस जो माउंटेन है ना, उसमें से कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, भिन्न आपको निकालना है, जो डिफरेंट है वो निकालना है। अरावली, एप्लिशियन, यूरल और वॉस्जस, कौन सा अलग है वो आपको निकालना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, वॉस्जस जो है ना, वो क्या है, डिफरेंट माउंटेन है। ओके, वो क्या है, डिफरेंट माउंटेन है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46 वाला। सॉरी एवरीवन, आपको इसमें क्या करना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, वही बताना है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, मतलब ये ग्रीनविच है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है। यस, आगे होता है, सही बात है, इसलिए तो इंडिया 5.5 घंटा आगे है। चूँकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, तो पूर्व में सूर्य पहले उगता है। ओके, ये क्या है, क्वेश्चन है। दोनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है वो आपको बताना है। ओके, देखिए तो ए जो है वो टोटली सही है, पर जो आर है ना वो गलत है। ओके, आर जो है वो गलत है, पर मुझे ऐसा लग रहा है ना इसमें कि ए और बी जो है ना, ए और आर दोनों ही सही है, और जो आर है उसकी सही व्याख्या है, बट जो आंसर है ये थर्ड की तरफ इशारा करता है, जो कि मुझे नहीं सही लग रहा है, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा हुआ है कि ये आपने पढ़ा होगा ना कि जो हमारा अर्थ है वो ईस्ट से लेकर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, राइट। तो जब पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमेगा तो पूर्व वाला पार्ट सन की तरफ जल्दी पहुंचेगा ना, तो पूर्व में जल्दी उजाला होगा। जैसे कि हमारा, अगर हम उसकी बात करें, हमारा अर्थ की, अरे इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है उसमें जल्दी सुबह होती है, राइट, क्योंकि वो सबसे पहले पड़ता है सन की तरफ। तो मेरे हिसाब से तो ए और बी आर दोनों सही होने चाहिए, बट ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट दिया है। ओके, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये 6-7 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी में मिल जाएगा आपको।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वाला। अब ये क्वेश्चन ये है कि ग्लोब के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोब के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है, और विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये मुझे विषुवत नहीं समझ में आता, तो मैं इंग्लिश का देख लेती हूँ, ठीक है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड नहीं लैटिट्यूड है ये, तो मतलब ये तो गलत हो गया। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वेरी नाइस, ये हमारा ग्लोब है, बीच में से हमारे अर्थ को काट देता है इक्वल पार्ट्स में। मतलब ए जो है वो गलत है और बी जो है वो सही है। ए जो है वो गलत, बी जो है वो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला। विच स्टेट हैज़ शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ इंडिया अगर आपने सॉल्व किया होगा ना, तो ये हमारे 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके बाद मिज़ोरम समथिंग, ठीक है। तो आपको बताना है, आपको बताना है कि सबसे कम लेंथ किस में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, ठीक है। तो राजस्थान जो है ना, अगर देखोगे तो गुजरात है हमारा इस तरफ है, राजस्थान तो जो पूरा ऊपर की तरफ है ना, तो थोड़ा सा ही पार्ट जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वो टच होता है राजस्थान से। तो राजस्थान जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको कंसिडर दिस स्टेटमेंट फॉर मानसून सीजन इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब इंडिया में जो मानसून सीजन होता है वो किस वजह से होता है, उसके बारे में आपको सही कथन का चयन करना है। ओके, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, या फिर मानसून के लौटने के समय पर पवन जो है मतलब जो हवा है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है, या फिर भारत के दक्षिणी भागों में मानसून के लौटने के समय वर्षा होती है। तो बी और सी दोनों समय सही है, क्योंकि जो हमारा साउथ इंडियन वाला पार्ट है ना, साउथ वाला पार्ट है, वहाँ पे बारिश कब होती है? सितंबर अक्टूबर के बाद शुरू हो जाती है, सितंबर के बाद शुरू होती है। और हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, सितंबर में बारिश ख़त्म हो जाती है। तो जब हमारा जो पूरी हवा जो है ना जब लौटने लग जाती है, ओके, बे ऑफ बंगाल की तरफ, तब वहाँ पर साउथ वाले पार्ट में बारिश होती है, ठीक है। तो बी और सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं 50वां क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स हैव अ चांस टू कंटेन फॉसिल्स। मतलब कि कौन सा ऐसा रॉक है, पत्थर है, जिसमें जीवाश्म मिलने की संभावना है। ओके, तो ये भी मुझे हिंदी में समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक। ओके, अवसादी शेल, कायांतरित शेल या फिर अग्नेय शेल। तो आपका जो सही आंसर है वो है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। जो इग्नियस रॉक होता है ना, वो सिर्फ क्या होता है, जब लावा फूटता है ना, समझो लावा यहाँ से निकल के गया और ये पूरा फिर कैसा है, लाल लाल है ना, पर वो ठंडा होने के बाद कैसा हो जाएगा, पूरा काला काला हो जाएगा। ठंडा होने के बाद पूरा काला काला हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग इग्नियस रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में क्या होता है कि ये सारे जो पत्थर, ये सारे ना पत्थर बन जाते सूखने के बाद, फिर ये पत्थर ना हवा से, बारिश के वजह से टूट जाते हैं, टूट के यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं, ठीक है। फिर वही पत्थर जो है ना बहुत सालों तक ऐसे पड़े रहेंगे, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े दब के उसके साथ मर भी जाते हैं। ओके, तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ना उसमें क्या है, जीवाश्म पाने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आपका हिंदी में ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वन। अवसादी शेल में आपको क्या मिलेगा, जीवाश्म मिलेगा। ओके, तो मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन है और जो क्वेश्चन है मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मैं सिर्फ ये चेक करना चाहती हूँ कि मुझे इसमें कितने व्यूज़ मिलते हैं। अगर अच्छे व्यूज़ मिले तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, अदरवाइज़ मुझे इंग्लिश में 70-80 व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। ओके, तो अगर मुझे इससे ज़्यादा मिला, जितने भी हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं, प्लीज़ इसको इतना ज़्यादा आप लोग फैला दें इस वीडियो को कि मुझे अच्छे इसमें व्यूज़ आए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है, ठीक है ना। खनिज के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये बिना किसी मानवीय सहायता के ही निर्मित होते हैं, एकदम सही है। वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन है, वे अपार हैं, कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए 51 का जो आंसर है वो है आपका ए एंड डी, ठीक है, ए एंड डी, क्योंकि वो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पाए जाते हैं और बिना किसी इंसान के सहायता से बेचारे वो बन जाते हैं। तो ए और डी जो है इनके बारे में सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बारे में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनाव कीजिए। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां चली जाती है। ये भी देखो मतलब कि हवा के बारे में दिया है कि गर्म हवा जो होती है ना, ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहाँ चले जाए। जब गर्म हवा ऊपर चली जाएगी तो यहाँ का प्लेस तो खाली हो जाएगा, तो ये हवा ठंडी हवा से भर जाती है, बिल्कुल सही है। अलग अलग स्थानों पर अलग वायु दाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। तो अलग अलग स्थानों में क्या होता है, वायु दाब अलग होता है। गर्म हवा जो होती है वो सघन और भारी होती है, गलत है, हल्की होती है। पवनों की दिशा जो है ना पृथ्वी के भ्रमण से प्रभावित होती है, ये एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी जो है ना ये करेक्ट है इसके बारे में, 52 के बारे में, ठीक है। ए एंड डी एंड बी भी सही है, क्योंकि जो वायु दाब होता है वो भी हर जगह पे अलग अलग होता है। सो ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वन इज करेक्ट, ए बी डी। अगर मैं फास्ट बोलती हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं स्लो बोलने के लिए, ओके, क्योंकि समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट बोल जाती हूँ। 43 का जो 53 वाला क्वेश्चन है आपका, जब जेट स्ट्रीम गर्म समुद्री हवा को एक ढक्कन की तरफ फंसा लेती है और हवा को क्या करेगी फिर भूमि की ओर ढकेलती है, तो कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है वो बताना है आपको। ओके, विच जियोग्राफिकल फिनोमिना अकर्स व्हेन जेट स्ट्रीम ट्रैप हॉट ओशन एयर एंड लीड एंड मूव इट टूवर्ड्स द लैंड। ओके, प्रिसिपिटेशन होगा, इवापोरेशन होगा, हीट डोम होगा या साइक्लोन होगा। तो इससे क्या होता है, हीट डोम होगा, क्योंकि जब गर्म हवा को ढक्कन की तरफ पैक कर दे रही है फिर उसको ज़मीन की तरफ ढकेल रही है, तो क्या होगा, हीट डोम होगा। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है, हीट डोम। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन क्षेत्रों में गर्म और ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं, मतलब ऐसे स्टेट जिसमें गर्म हवा भी है और ठंडी हवा भी है। ओके, तो ऐसे स्टेट्स में क्या होते हैं, कोहरे के मौसम का अनुभव किया जाता है जिससे जल यातायात प्रभावित होता है, या फिर दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ओके, तो ए और बी जो है ना दोनों सही है। अगर वहाँ का किसी भी स्टेट का ना अगर एटमॉस्फेयर गर्म भी है और ठंडा भी है, वहाँ पे गर्म हवा जल धाराएँ बह रही है, ठंडी जल धाराएँ मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोहरे का मौसम होता है और मछली पकड़ने के लिए अच्छा भी होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वाला। 55 भी यही क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये सही है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ फास्टर दैन द रेट्स ऑफ कंजप्शन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ फास्टर नहीं है, जो बनने का जो प्रक्रिया है ना, बनने की जो प्रक्रिया है वो स्लोवर है, क्योंकि उसे बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं और हम लोग उसको बहुत ज़्यादा, जो कंजप्शन है ना हमारा, वो कंजप्शन हमारा फास्टर है। ठीक है, तो ए जो है कथन सही है और बी जो है फॉल्स है, मतलब थर्ड वाला सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 के बारे में। तो 56 का क्वेश्चन आपको यह कहता है कि एक टीचर है और वो अपने क्लास में प्रवास के बारे में पढ़ा रही है।
तो उन्होंने क्वेश्चन क्या उन्होंने अपने क्लास में उदाहरण दिया कि सुनामी आई है किसी गांव में और तबाही के बाद श्रीदेवी जो है ना, जो एक मछुआरे समुदाय से है, वो चेन्नई में स्थानांतरित किया उन्होंने, मतलब कि चेन्नई चली गई वो रहने के लिए। ओके, तो ये क्या होगा? आप्रवास, उत्प्रवास या प्रवास के अपकर्ष कारक या फिर प्रवास के प्रतिकर्ष कारक? बताइए आंसर 56। तो आंसर क्या आएगा? प्रवास के प्रतिकर्ष कारक मीन्स पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए फैक्टर ने, मतलब जो सिचुएशन घटित हुई उसने क्या किया? पुश किया है। ओके, चलिए देखते हैं 57 वाला क्वेश्चन। जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, जैविक मतलब होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए। अनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। एंड प्राकृतिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताना है। मैन्योर इज़ यूज फॉर फर्टिलाइजिंग। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज़ डन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नेचर पेस्टिसाइड्स आर यूज। कौन सा कथन इसमें सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ए जो है वो सही, क्योंकि हम लोग क्या यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के लिए? मैन्योर जो है वो यूज़ करते हैं। और नेचुरल जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, छोटे मोटे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर ए और सी जो है ना वो सही है। ओके, ए जो है कि जो पशु का जो खाद होता है उसे पोषण के लिए यूज़ किया जाता है। और प्राकृतिक कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। किसके लिए? जैविक कृषि के लिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए और सी जो है वो सही है। थर्ड ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो आया है सिविक्स का क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग ने ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय डैश में समान है। किस चीज़ में? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रियम्बल है वो हमें बताता है कि जितने भी हमारे इंडियंस हैं वो इक्वल है। किस चीज़ में? इनकम और एम्प्लॉयमेंट में, स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट में, इनकम और अपॉर्चुनिटी में, या फिर स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज़ में। सो द करेक्ट आंसर इज़ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में हमारा प्रियम्बल हमें समानता देता है। ठीक है, परिस्थिति और अवसर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, उनको आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ओके, तो प्रति डैश वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। पंचायत चुनाव मोस्टली देखिए किस में होते हैं? 5 साल में ही होते हैं। राइट, फोर्थ ऑप्शन 4 है, तो 4 को पहले निकाल देंगे हम लोग। 4 में तो कभी होता ही नहीं ना, 5 ही पड़ा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 ही सही हो सकता है। तो ओके, चलो इसमें तो 5 आ गया। नेक्स्ट, वर्ष में चुने जाते हैं। चुने गए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज में सबसे छोटी इकाई को ग्राम सभा कहा जाता है, जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठकर करते हैं। ओके, तो ये है आपके ऑप्शंस। अब आपको बताना है, पर इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें 3 खाली चीज़ दिया है, इसमें हमें 2 ही दिया है हिंदी वाले में। ओके, 59 का आंसर क्या है? थर्ड वाला, 5th वन, 5 एंड ग्राम सभा इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि जो पंचायत चुनाव होता है 5 साल के लिए होता है, और सबसे छोटी जो इकाई है वो ग्राम सभा का है। ओके, सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 वाला क्वेश्चन जो है वो है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देगा? ठीक है, मतलब कि विविधता को मतलब डाइवर्सिटी को बल देता है। ठीक है, तो इक्वालिटी, समानता, गरिमा या फिर आज्ञाकारिता, अनुशासन, एकरूपता, विश्वास,
पहुँच, गरिमा या फिर समानता, आदर, एकरूपता या फिर आज्ञाकारिता। ओके, 60 का आंसर क्या है आपका? पहुँच, गरिमा और समानता जो है ना वो हमें डाइवर्सिटी की भावना की तरफ लेके जाता है, मतलब असेस, डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ओके, डिसिप्लिन तो देखो, डिसिप्लिन आपको थोड़ी डाइवर्सिटी की तरफ लेके जाएगा, और जो ऑबिडियंस है मतलब वो भी एक तरफ का डिसिप्लिन ही है, तो वो भी आपको डाइवर्सिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा। राइट, ऐसे भी इसमें भी ऑबिडियंस दिया हुआ है, रिस्पेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए सही आंसर क्या है इसका? थर्ड वन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडिया? इसमें से सबसे न्यू स्टेट कौन सा है वो आपको बताना है। तो झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, मिजोरम। योर करेक्ट आंसर इज तेलंगाना इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में जो काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मतलब प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, ये 9th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि जो बेसिक लेवल पे काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी। और इसके बाद जो भी फसल होती है वो इंडस्ट्री में जाती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। ओके, तो वही ढूंढना है आपको कि प्राइमरी कौन सा है। राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है। सरिता एक उर्वरक, अगर वो कॉटन को लेके आती है, कॉटन की इसमें काम करती है, या फिर कॉटन खेत में काम करती है और कॉटन की खेती करती है ना, तो ये हो जाता है प्राइमरी। ठीक है, सरिता एक उर्वरक कंपनी में बाजार प्रबंधक का कार्य करती है। हरप्रीत जो है ना इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है। और हामिद जो है बागान में रबड़ का रोपण करती है। देखो बागान में, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो खेत में काम करेगा वही हमारा प्राइमरी फैक्टर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, ये मैथ सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन सेशन में। बाय बाय एवरीवन, कीप स्टडी।